वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विभव मापी के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में विभव मापी के मानकीकरण को समझा था। और इसी कड़ी में आज अपने बात करने वाले हैं सबसे पहले विभव मापी की सुग्राह्यता की, और उसके बाद अपने बात करेंगे विभव मापी के अनुप्रयोगों की। तो ये विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होता है? कोई भी युक्ति न्यूनतम से न्यूनतम कितना मान बता सकती है, ज्ञात कर सकती है, पाठ्यांक को नोट कर सकती है, वो उस युक्ति की सुग्राह्यता होता है। अब विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होगा? विभव मापी विभवांतर या विभव को मापने का काम करती है। तो विभव मापी न्यूनतम से न्यूनतम विभवांतर या विभव कितने को माप सकती है, वही उसके लिए सुग्राह्यता बन जाती है। यानी कि विभव मापी द्वारा विभवांतर या विभव के न्यूनतम मान को ज्ञात करने की क्षमता ही विभव मापी की सुग्राह्यता कहलाएगी। अब जैसे अपने पास दो विभव मापी है, सपोज दैट एक ने तो मेज़र किया वैल्यू 1.08 वोल्ट, दूसरी विभव मापी ने वैल्यू मेज़र की 1.08432 वोल्ट। तो इन दोनों मानों की अपने बात करें तो दोनों में से एग्जैक्ट और ज़्यादा बढ़िया यानी कि एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है वो ये होगी, नीचे वाली। ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1.08 यानी कि पॉइंट के पश्चात 2 स्थान तक ये वैल्यू काउंट कर पा रहा है। लेकिन जो नीचे वाला विभव मापी है जिसका ये पाठ्यांक है, वो पॉइंट के पश्चात 4 स्थानों तक वो अपना पाठ्यांक दे रहा है। पॉइंट के पश्चात 4 स्थानों तक पाठ्यांक नोट करवा रहा है। इसका मतलब कि इस दूसरे विभव मापी ने ज़्यादा सैनिक यानी कि एक्यूरेट वैल्यू प्रदान की है। तो इन दोनों विभव मापी की यदि अपने बात करें तो ये नीचे वाले विभव मापी की सुग्राह्यता है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमने प्रदान की है। तो विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होगी कि विभव मापी के द्वारा न्यूनतम से न्यूनतम विभवांतर अथवा विभव को ज्ञात करने की क्षमता ही विभव मापी की सुग्राह्यता कहलाएगी। अब ये जो विभव मापी की सुग्राह्यता होती है, ये विभव प्रवणता के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। मतलब ये हो गया कि विभव मापी की सुग्राह्यता बराबर क्या हो जाएगा? 1/, विभव प्रवणता। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल वर्ड है कि व्युत्क्रम के तुल्य और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। यदि ये व्युत्क्रमानुपाती होता तो यहाँ पे निशान आता है इस प्रकार समानुपाती का, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है। ध्यान रखना, सुग्राह्यता जो होती है वो विभव प्रवणता की व्युत्क्रम के तुल्य होती है। अब विभव प्रवणता की अपने बात करें तो विभव प्रवणता का अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या? x = v/L। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? उल्टा करोगे L/V बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो L है वो विभव मापी तार हो गया। तो विभव मापी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उस विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपने देखा होगा कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, जबकि विभव मापी में मोस्टली 10 मीटर लंबा तार लगा होता है। तो क्या विभव मापी में 1 मीटर लंबे तार से काम नहीं चलेगा? उसमें 10 मीटर तार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उस विभव मापी की सुग्राह्यता भी उतनी ही ज़्यादा आने वाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। अतः विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए ही विभव मापी तार की लंबाई को अधिक रखा जाता है। तो ये था अपने पास विभव मापी की सुग्राह्यता। और इसका मात्रक भी आप बता सकते हो। इसका मात्रक क्या बन जाएगा? L/V के अनुसार निकाल लो। L का मात्रक होता है मीटर, लंबाई है ये एक प्रकार की, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो मीटर प्रति वोल्ट इसका मात्रक बन जाता है, और इसी के आधार पे आप इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हो। अब अपने बात करने वाले हैं, ये तो बात होगी विभव मापी से संबंधित मोटा मोटी तौर पे उसकी डेफिनेशन वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। लेकिन अब अपने बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अपने पास 5 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। तो अपने सबसे पहले विभव मापी का पहले अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं विभव मापी के अनुप्रयोगों के पास। तो अपने पास सबसे पहला अनुप्रयोग होगा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना।
यदि आप लोगों ने विभवमापी के सिद्धांत को अच्छे से समझा है, उसकी प्रोसेस को आपने अच्छे से समझा है, जाना है, तो पांचों अनुप्रयोग सिमिलर हैं, सिद्धांत के ही इक्वल हैं। तो यदि आपको सिद्धांत अच्छे से समझ में आया हुआ है तो किसी भी अनुप्रयोग के अंदर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। हमें इस पहले अनुप्रयोग में करना क्या होगा कि सेलों का विभव बल, इसका मतलब एक से ज़्यादा सेल होंगे अपने पास, उनके विद्युत वाहक बलों यानी कि ऊर्जाओं की तुलना करनी है। और जिस सेल का भी हमें विभव बल ज्ञात करना होता है उस सेल को अपनी द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं। मतलब विभवमापी में दो परिपथ होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक परिपथ जिसे अपने मुख्य परिपथ या प्राइमरी परिपथ कहेंगे, और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक परिपथ। तो अपने पास सबसे पहले विभवमापी का एक प्राथमिक परिपथ है। यह विभवमापी तार हो गया, ए बी के बीच में कितने मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा तार है। इसके एक किनारे पर यहाँ पे लगा होता है एक सेल या बैटरी जिसका विभव बल में EP बोलूँगा, प्राइमरी परिपथ में इसीलिए मैंने विभव बल को EP बोल दिया। यहाँ पे कुंजी K लगा हुआ है, धारा नियंत्रक का RH लगा हुआ है, और इस प्रकार से ये एक प्राथमिक परिपथ अपने पास तैयार हो चुका है विभवमापी का। अब अपने द्वितीयक परिपथ बनाते हैं तो द्वितीयक परिपथ में उस युक्ति या सेल या प्रतिरोध को लगाएंगे जिसका हमें विभव बल ज्ञात करना होता है। तो अपने पास दो सेल होंगे, तो भाई एक सेल को तो यहाँ लगा दो, दूसरा सेल यहाँ लगा दो। ये अपने पास दो सेल हो चुके हैं। पहले वाले सेल का विभव बल मान लो E1 और दूसरे वाले सेल का विभव बल मान लो E2। हमें इन दोनों सेलों का विभव बल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जिस युक्ति का भी विभव बल ज्ञात करना होता है उसके साथ में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और गैल्वेनोमीटर का संबंध जो कि J की सहायता से AB तार से कनेक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे हमें दोनों ही सेलों का विभव बल ज्ञात करना है, तो हमें ऐसी व्यवस्था में गैल्वेनोमीटर लगाना होगा जो कि इन दोनों के साथ बारी बारी से अटैच हो पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक द्विमार्गी कुंजी काम में लेंगे। कुंजी यानी कि स्विच, एक ऐसा स्विच जिसके दो मार्ग होंगे और बारी बारी से आवश्यकता अनुसार दोनों मार्गों से करंट हमें प्राप्त हो पाए, उसके लिए अपने पास ऐसी व्यवस्था बनने वाली है। यहाँ जो कि J लगा दिया मैंने कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया, ये सेकंड टर्मिनल हो गया, ये थर्ड टर्मिनल हो गया। अब ये द्विमार्गी कुंजी काम कैसे करेगी उसको सबसे पहले समझते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 के बीच में डॉट लगा देंगे, यानी कि इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो प्राथमिक परिपथ तो सबको नज़र आ रहा है, ये हो गया प्राथमिक परिपथ। लेकिन द्वितीयक परिपथ अब कौन सा प्रभावी होगा, यहाँ A से यदि आप चलते हो तो द्वितीयक परिपथ इधर तो करंट आएगा नहीं क्योंकि आगे परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, तो द्वितीयक परिपथ है वो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये सेकेंडरी सर्किट हो गया, द्वितीयक परिपथ हो गया। यदि अपने अगली बार इस 1 और 2 की बजाय डॉट को लगा देंगे 2 और 3 के बीच में, तब सेकेंडरी सर्किट कौन सा होगा, यहाँ से चलिए आप, अब करंट है वो इस मार्ग से फ्लो होगा, इस मार्ग से करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि द्विमार्गी कुंजी का अपने पास ये यूज हो गया कि हम आवश्यकता अनुसार किसी भी सेल को बारी बारी से द्वितीयक परिपथ में ला सकते हैं। अब अपने करना क्या है, क्वेश्चन पता है करना क्या है, दोनों ही सेलों का विभव बल आपको ज्ञात करना है, फिर उसकी तुलना करनी है, यानी कि आप एक अनुपातिक मान निकाल लो, अर्थात E1 बटे E2 ज्ञात कर लोगे, वो इसकी तुलनात्मक दृष्टि से उसका अध्ययन हो जाएगा। यानी कि हमें सबसे पहला काम ये है कि दोनों ही सेलों का विभव बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने E1 सेल का E1 जो भी सेल है पहला सेल, उसका विभव बल ज्ञात करा, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में डॉट लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे। अब उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी सर्किट चल रहा है, ध्यान ये रखना है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ है तो इसका भी पॉजिटिव यहीं पे जुड़ा हुआ हो, जो कि विभवमापी की आवश्यक सावधानी हो गई। अब आप क्या करोगे, जो कि J को लेफ्ट राइट मूव करवाओगे, तो भाई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का विक्षेप पैमाना कुछ ऐसा होता है, 0 यहाँ पे होता है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। जब आप इस जो कि J को लेफ्ट राइट मूव करवाते हो तो इसमें विक्षेप एक बार तो इस डायरेक्शन में आएगा, फिर एक बार इस डायरेक्शन में आएगा, और जो कि J को यहाँ से खिसकाते हुए लगातार जब इधर लेके जाओगे तो इसका विक्षेप कुछ ऐसे मूव करेगा। तो जो कि J को हमें वहीं पे रोक लेना है जहाँ पे विक्षेप है वो बिल्कुल सेंटर में, यानी कि 0 की ओर आ जाए। सपोज दैट जब हमने जो कि J को यहाँ पे टच करवाया इस पॉइंट C पर,
उस केस में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आ गया, यानी कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का जो मान है वो 0 हो जाए। कौन से परिपथ में? द्वितीयक परिपथ में। तो वो अवस्था विभवमापी की संतुलन की अवस्था होती है। और ए से लेकर के सी तक तार की जो भी लंबाई है, जिसको आप स्मॉल एल मान लो, ये संतुलित लंबाई बन जाती है। तो पहले सेल E1 विवा बल वाले के लिए संतुलित लंबाई है वो ए से लेके सी तक है, और लंबाई है कितनी? स्मॉल एल है। तो अब आप क्या कहोगे? हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो विभवमापी तार होता है उसका विवा बल उसका विभवांतर हमें पता होता है। कैसे? x × l से, जो कि हमने सिद्धांत में समझा था। और मैंने ये भी कहा था कि विभवमापी तार का जो भी विभवांतर होगा वो ज्ञात होगा, क्योंकि x वहाँ पे एकाग्र लंबाई का विभवांतर होता है और l यहाँ पे कुल संतुलित लंबाई हो चुका है। तो a से लेके c तक तार का विभवांतर, AC तार का विभवांतर बता सकते हो आप कितना होता है? कितना होगा? x × l होगा। हालांकि अपने यहाँ पे क्या करना है कि दो सेल हैं, दोनों का बारी बारी से संतुलित लंबाई आएगा। तो पहले वाले सेल के लिए लंबाई को आप L1 मान लोगे तो विभवांतर XL1 बन जाएगा। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि भाई जो भी युक्ति लगी हुई है, सेकेंडरी परिपथ की मैं बात करूंगा अब, इसमें युक्ति लगी हुई है AC तार, इसका जो भी विभवांतर होगा वो सामने लगे सेल के विभवांतर के तुल्य होना है। मतलब तार का विभवांतर बराबर होगा इस सेल का विभवांतर। तो किरचॉफ के द्वितीयक नियम से क्या बन जाएगा? सेल का विवा बल E1 है, ये किसके बराबर होगा? ये VAC के बराबर होगा। और E1 बराबर क्या आ जाएगा? XL1 आ जाएगा। तो पहले वाले सेल का हमने विवा बल ज्ञात कर दिया है। अब अपने क्या करेंगे? दूसरे सेल का विवा बल ज्ञात करेंगे। तो दूसरे सेल का विवा बल आप कैसे ज्ञात करोगे? उसके लिए हमें 2 और 3 के बीच में डॉट लगाना होगा। अब क्या होगा? सेकेंडरी परिपथ में दूसरा सेल आ जाएगा। इस प्रकार से ये सर्किट एक कंप्लीट हो रहा है अपने पास। तो अब धारा है वो इस प्रकार से फ्लो करना चाहेगी, लेकिन जो कि जे को आप लेफ्ट राइट मूव करवाओगे तो मान लो संतुलन की अवस्था या C' पॉइंट पे आई। जब हमने जो कि जे को यहाँ D पॉइंट पे इसको टच करवाया तो अभी संतुलित लंबाई है वो यहाँ तक बन जाएगी। सपोज दैट ये संतुलित लंबाई है वो L2 है। तो दूसरे सेल के लिए संतुलित लंबाई L2 है। अब कौन से सेल के लिए लंबाई कम होगी, कौन से सेल के लिए संतुलित लंबाई ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है सेल के विवा बलों पे। तो जिस सेल का विवा बल ज़्यादा होता है उस सेल के लिए संतुलित लंबाई ज़्यादा होती है, और जिस सेल के लिए विवा बल कम होगा उसके लिए संतुलित लंबाई भी कम होगी। तो अब आप क्या कह सकते हो कि A से लेके D तार तक का विभवांतर कितना आएगा? AD तार का विभवांतर VAD मान लो कितना होगा? x × लंबाई XL। सीधी सी बात है, तार का विभवांतर x × L होता है। L यहाँ पे संतुलित लंबाई होता है, आपने लंबाई L2 ले रखा है तो L2 आ जाता है। ओके। अब AD तार का विभवांतर किस सेल के विवा बल के तुल्य होगा? ये बीच वाला सेल तो काम में आ ही नहीं रहा है, परिपथ में तो E2 सेल लगा हुआ है। तो AD तार का जो भी विभवांतर होगा वो E2 सेल के विवा बल के तुल्य बनेगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम फिर अप्लाई कर दो। द्वितीय नियम अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? E2 जो विवा बल है वो किसके बराबर होगा? वो VAD के बराबर होगा, और VAD का मान यहाँ पे है कितना? XL2 है। तो कुल मिलाकर के आपके सामने समीकरण 2 और 4 में E1 और E2 के मान है। अब इनकी आपस में तुलना करनी है। तो तुलना कैसे हो जाएगी? सिंपल E1 वाले में E2 का भाग लगा दो, समीकरण 2 में 4 का भाग लगाने पर जब आप ऐसा करोगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी? E1 बटे E2 बराबर आ जाएगा XL1 बटे XL2। X से X हो जाएगा कैंसिल। E1 बटे E2 बराबर क्या बचेगा?
L1/L2, यही तुलनात्मक अध्ययन निकल के आ चुका है। तो E1/E2 बराबर होता है L1/L2। यदि इन दोनों सेलों में से कोई भी एक सेल मानक सेल है, मान लो कैडमियम है या डेनियल है, तो मानक सेल का मतलब ये हो गया कि फिर हमें उस सेल का विवा बल पता है। सपोज दैट कि E2 है वो मानक सेल है, इसका मतलब E2 का विवा बल हमें पता है, तो हम E1 का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि E2 मानक सेल हो तो लंबाइयाँ L1 और L2 तो इस सर्किट के ऊपर एक पैमाना लगा होगा, उससे आप आसानी से रीड कर पाओगे। E2 मानक सेल हो गया, इसका मतलब हमें विवा बल पता है, तो भाई E2 भाग में तो सामने गुना में पहुंचा दो, तो ये बन जाएगा L1/L2 इंटू आ जाएगा E2, और ये समीकरण नंबर 6 E1 के विवा बल, E1 को रिप्रेजेंट करेगी, पहले सेल के विवा बल को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे हो सकता है कि E1 मानक सेल हो, तो आप यहाँ से पक्षांतरण करके E2 का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के जब भी आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो तो आपके सामने रिजल्ट आता है E1/E2 बराबर L1/L2। ये विभव मापी का पहला अनुप्रयोग है जिसके अंतर्गत हमें सेलों के विवा बलों की तुलना करनी होती है। यही स्टेप्स आगे की चारों बचे हुए अनुप्रयोग में भी काम आने वाली हैं कि तार के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करो, तार का विभवांतर बराबर उसके सामने लगी युक्ति का विभवांतर बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने नेक्स्ट अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।